कुछ दिनों पहले संभल की जामा मस्जिद चर्चा में थी। वहीं उस हिंसा को लेकर जो संभल में देखने को मिली, वजह थी अदालती आदेश, जिसमें मंदिर का सर्वे करने का आदेश सुनाया गया। टीम गई तो हिंसा हो गई, लेकिन अब जब मंदिर के द्वार खुले हैं तो 1978 की बात की जा रही है। आपको बता दें, 1978 में संभल में एक और दंगा हुआ था जिसकी बात की जा रही है, जिसमें कई लोग मारे गए थे। हालांकि इससे पहले जब संभल में सर्वे की टीम गई तो वहां पर हिंसा हुई, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद विपक्ष ने मरने वाले लोगों के पक्ष में हंगामा किया, सरकार पर तरह तरह के हमले किए। यहां तक कि दिल्ली से राहुल और प्रियंका गांधी भी निकल पड़े संभल के लिए, लेकिन पुलिस की सक्रियता और प्रशासन के निर्देश पर उन्हें रोक लिया गया। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि बहुत जल्द यह तस्वीर पलट जाएगी और कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो संभल की एक और दूसरी तस्वीर लोगों के सामने रख रही है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यह कोई आम मंदिर नहीं है जहां पर पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू की गई है। यहां पर 46 साल के बाद यह पूजा शुरू की गई है और यह मंदिर संभल के बीचों बीच मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद है, जिसे लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अब संभल में एक दूसरे के पक्ष के हक पर कब्जे का क्या मामला है और यह हालात क्यों और किन हालात में किया गया, इसकी अलग कहानी है, जिसके बैकग्राउंड में एक दंगा है और एक ऐसी पीड़ा जो अक्सर हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में दाग बनकर चस्पा हो जाती है। और फिर जब इसे लेकर सवाल उठाया जाएगा तो पूरा विपक्ष फिर से अपनी गिरेबान में झांकने के बजाय पलटकर सरकार से ही सवाल पूछेगा। ये बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि शनिवार को दीपा राय इलाके में जब बिजली चोरी की शिकायत पर टीम पहुंची तो टीम को यहां एक मंदिर नजर आया। मंदिर देखकर टीम चौंक गई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस को इत्तला दी गई। जानकारी पाकर इलाके के आला अफसर वहां पहुंचे, मंदिर का ताला खुलवाया गया। इसके बाद अंदर का नजारा देखकर अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मौजूद थी। सिर्फ मंदिर और मूर्तियां ही नहीं मिली, यहां एक पुराना कुआं भी मिला है। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के इर्द गिर्द घर बनाकर इसे ढकने की कोशिश की गई, यानी कि मंदिर का वजूद ही लगभग खत्म कर दिया गया। इसके बाद यहां तुरंत मंदिर की सफाई चालू हुई। जो अवैध निर्माण था उसे बुलडोजर के जरिए हटाया गया। खुद इलाके के सीओ और इंस्पेक्टर ने मंदिर सफाई का जिम्मा उठाया और देखते ही देखते मंदिर में मौजूद शिवलिंग की सफाई करने लगे। इसके बाद जैसे ही खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचने लगे। पूजा अर्चना शुरू हुई। पहले दिन की पूजा अर्चना के बाद दूसरे दिन भी यहां महिलाओं का जमावड़ा लगा और भजन कीर्तन भी सुना गया। दोपहर होते होते डीएम और एसपी भी पहुंच गए, उन्होंने भी यहां पर पूजा अर्चना की। हालांकि डीएम और एसपी की पूजा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में संभल का मुद्दा उठाया और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो विपक्ष के लिए किसी सियासी तीर से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने मंदिर में मूर्तियां रातों रात नहीं आने की बात की। उन्होंने सीधा कहा या ये मूर्तियां उस मंदिर में रातों रात रख दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 46 साल पहले के इतिहास को याद दिलाते उन्होंने कहा कि जिसमें इंसाफ को लेकर सवाल उठाया गया। 1978 में हुए दंगे को लेकर उन्होंने पूछा कि इस मामले में इंसाफ क्यों नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आपको सुनना चाहिए। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा।
संभल के 46 साल पहले के दंगे के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस दंगे में कई हिंदुओं को जलाकर मार दिया गया था। हालांकि इसके पीछे तथ्य और सबूत के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन दावे सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के किए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष सीएम योगी के इस बयान से सहमत नजर नहीं आता, उनकी अपनी दलील है और विपक्ष की दलील से ऐसा लगता है मानो इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद तो लगातार हिंसा में मारे गए लोगों और पुलिस एक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मंदिर कहीं गायब थोड़ी ना हुआ था, जिसे लेकर अभी सियासी माहौल बनाया जा रहा है। इमरान मसूद ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको ये देखना चाहिए कि जान की कीमत, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की, जान की कीमत बहुत होती है। और संभल में 5 लोगों की हत्या हुई है और सीधे पुलिस ने गोली मारी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। जो मंदिर मिला है वहां पर, उस पर अरे मिला कहीं खो गया था क्या? खो गया था क्या कहीं? मंदिर जिनके यहाँ मंदिर था वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमने ताला लगा रखा, वहां किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहां कोई कब्जा नहीं किया। तो आप तो मीडिया के अंदर ऐसे प्रचारित करते हैं जैसे कहीं खो गया था मंदिर। खो थोड़ी गया था यार, वहीं था मंदिर। मंदिर वही था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर 46 साल तक किस डर ने इस मंदिर का ताला बरकरार रखा? किस डर ने पूजा पद्धति के लिए इस मंदिर का रास्ता रोका? आखिर यहां पर सनातनी पूजा करने के लिए क्यों नहीं जा सकते थे? खैर, अब जब इमरान मसूद कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसी तर्ज पर आरोप समाजवादी पार्टी भी लगा रही है और योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। खास करके अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। योगी बाबा के पास तो कोई काम है नहीं, सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं और धार्मिक भावना भड़का रहे हैं। उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क है नहीं, तो इसलिए ये सब बातें कर रही हैं जिसका कोई असर तो नहीं है। और देश के लोग समझ गए हैं उनकी बात पर, प्रदेश के लोग। अब उनका कोई मतलब है नहीं, संविधान में कोई व्यवस्था उनकी आस्था नहीं है और उत्तर प्रदेश को चला नहीं रहे हैं। इसलिए लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1978 के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जब यह सवाल उठा है तो संभल के डीएम ने बड़ा बयान दे दिया। संभल के डीएम ने कहा कि अगर इस मामले पर शिकायत मिलती है तो इसकी जांच जरूर की जाएगी। इसके साथ ही डीएम ने इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखकर मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग की अपील की है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया का बयान आपको सुनवाते हैं कि वापस से वो उसकी जांच चाहते हैं कि उस वक्त जांच ठीक से नहीं हो पाई थी। क्या इसको लेकर भी कुछ बनना? लोग कुछ भी हमें आवेदन देंगे या कुछ भी करेंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने मंदिर के रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ताकि उस डर को खत्म किया जा सके जो सनातनियों के पांव इस मंदिर तक लाने में रोकते रहे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है ताकि मंदिर जाने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे सेक्टर को सीसीटीवी से आच्छादित किया गया है। जितनी भी गलियाँ सड़क जो यहाँ को लीड करती हैं उन सब पे सीसीटीवी लगाए गए हैं। यहीं पे कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है और एक परमानेंट सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड है वो पुलिस लाइन से लगाई गई है और जो राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। और जो लोग यहाँ पे इस मंदिर में आस्था रखते हैं और अपना दर्शन करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल आ रहे हैं और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी यहाँ पे जितने भी रास्ते हैं उन सब पे सीसीटीवी लगाए गए हैं और क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार का अराजक तत्व है वो भी ना आ सके। लेकिन अब आपके जहन में सवाल यह होगा कि 1978 में क्या हुआ था? संभल की फिजा में डर की हवा कैसे घुली थी? संभल को हिंसा की आग में किसने झोंका था? तारीख थी 29 मार्च 1978। संभल में हुए दंगों ने शहर को आग की लपटों में डाल दिया। इस सांप्रदायिक हिंसा में 10 से 12 हिंदुओं के जिंदा जलने की खबर से पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा, शहर में तनाव का माहौल बना रहा। ट्रक यूनियन की ओर से 10,000 का चेक दिए जाने के बाद भी डिग्री कॉलेज में सदस्यता न मिलने पर मंजूर अली ने साथियों के साथ दंगा की साजिश रची थी, ऐसा दावा किया जाता है। बाजार में भीड़ के साथ उत्तेजक नारेबाजी करते हुए जबरन दुकानें बंद कराने पर
दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। इस सांप्रदायिक दंगे में मारपीट, पथराव, लूटपाट, आगजनी और फायरिंग में 10 से 12 हिंदू भी मारे गए थे और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा था, यह भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे मंदिर का मामला सामने आया, क्या क्या सबूत प्रशासन और पुलिस को मौके से मिले हैं। पहला सबूत, मंदिर से 200 मीटर मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मंदिर है। दूसरा सबूत, कैद से आजाद कराए गए बजरंगबली। तीसरा सबूत, मंदिर में साक्षात शिवलिंग विराजमान है। चौथा सबूत, मंदिर के बाहर कुआं है। पांचवा सबूत, इस कुएं के 800 साल पुराना होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के बाद ही मामले में क्लैरिटी आ पाएगी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर मंदिर मिला भी है या मंदिर का ताला खुला भी है, तो क्या इसे सहर्ष स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसमें गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश नहीं की जानी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए संभल में पुलिस एक्शन में है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बिजली चोरों पर रेड की जा रही है और उसके बाद 46 साल बाद मंदिर सामने आता है। लेकिन यह बिजली चोरी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मीटर के कनेक्शन वायर में कटिया पाई गई। इसके बाद शिकायत हुई तो यहां पर चेकिंग शुरू की गई। अवैध कनेक्शन से घरों की सप्लाई की जा रही थी और घर के अंदर ही छोटा ट्रांसफार्मर बनाया गया था। और जब इस मामले में तहकीकात की गई तो 46 साल पुराना मंदिर सबके सामने है। लेकिन फिर भी आप देखिए, इस देश में भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन अब एक छोटा सा जब मंदिर मिलता है तो उसे सहर्ष स्वीकारने में परेशानियां आती हैं और उसके लिए सियासी बयानबाजी शुरू की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात ईवीएम की कहानी की। ईवीएम की कहानी और साथियों का प्रहार। इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों देखने को मिल रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की शिकस्त हुई, उसके बाद उसने चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग पर जोर देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर मंच से ईवीएम का मुद्दा उठाकर देश को एक बार फिर से बैलेट पेपर की ओर ले जाने की मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी इस बात का समर्थन कांग्रेस की पहली कतार के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कर दिया है। कुल मिलाकर पूरी कांग्रेस ईवीएम की गड़बड़ी का मामला उठाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने लगी। इसे बाकायदा आंदोलन की शक्ल देने की बात करने लगी। हालांकि इस बीच शीतकालीन सत्र आ गया और अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की वजह से मामला और मांग दोनों पटरी से उतर गए। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस की इस मांग को लेकर इंडिया गठबंधन में भी सहमति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भले ही ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन उसके साथ ही उसके राय से अलग नजर आते हैं, कांग्रेस से जुदा ख्यालात रखते हैं। वैसे सहयोगियों की राय अलग यूं ही नहीं है, क्योंकि बीते 3-4 महीने में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस भले ही अपने दम पर चुनाव ना जीत पाई हो, लेकिन वो अपने सहयोगियों के भरोसे सत्ता में आने में कामयाब रही है। चाहे बात झारखंड के जेएमएम की अगुवाई वाली हेमंत सोरेन सरकार की हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में गठबंधन के बाद बनी उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, कांग्रेस दोनों राज्यों में सरकार में भागीदार है। यही वजह है कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के ईवीएम राग से सहमत नहीं। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर की जा रही आलोचना को खारिज कर दिया और बीजेपी की बातों को मीडिया से बात करते हुए ज्यों का त्यों रख दिया, जिसमें बीजेपी कहती रही है कि हार पर ईवीएम खराब हो जाती है और जीत पर सही। इसलिए उमर अब्दुल्ला, जो कि इंडिया अलायंस में, उनका यह बयान आपको सुनवाते हैं। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. तो खुले तौर पर कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। 100 के लगभग में आपके सांसद लोकसभा में चुन के आते हैं और आप उसे एज अ विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं।
और जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां आप हारते हैं वहां ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। ये नहीं चल सकता है। वैसे कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने में यकीन नहीं रखती। यह आरोप उस पर चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी लगे, जिसमें सीटों की शेयरिंग से लेकर कई तरह के विवाद सामने आए। वहीं इस बीच में नतीजों से निराश ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई का जो दावा पेश किया और उस पर जिस तरह से इंडिया के अलायंस के साथियों के और सहयोगी पार्टियों की मुहर लगी, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व को और कांग्रेस को कमजोर किया। इसके बाद बची खुची कसर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पूरी हो गई, जिसमें विपक्ष के सहयोगियों का भी पूरा साथ नहीं मिला और अब उनके ही गठबंधन के नेता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के एक बड़े नेता भी शामिल हैं। मणिशंकर अय्यर, जो पार्टी के वर्क कल्चर को लेकर न केवल निराशा जता रहे हैं बल्कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर एक ऐसी तस्वीर खींच रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पार्टी में गांधी परिवार का कद कितना बड़ा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ इंडिया अलायंस के घटक दलों के सवालों के दायरे में है, बल्कि वो नेता जो कांग्रेस पार्टी को अब तक मजबूती देते रहे, कांग्रेस पार्टी की कमान खींचते रहे, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, वो भी सवाल उठा रहे हैं, जिसमें मणिशंकर अय्यर का नाम भी शुमार हो चुका है। सुनिए। For 10 years, I was not given an opportunity of meeting Sonia Gandhi one-on-one. I was not given an opportunity except once of spending any meaningful time with Rahul Gandhi. So the irony of my life is that my political career was made by the Gandhis and unmade by the Gandhis. And I take it that this is what happens. And the reason they've advanced, and one that I'm unable to accept, is that I'm too old. मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि मेरे पॉलिटिकल करियर को बनाने वाला भी गांधी परिवार, मेरे पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने वाला भी गांधी परिवार ही है। साथ ही मणिशंकर अय्यर ने इंटरव्यू में यह बात भी कही कि अगर 2014 में प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो 2014 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी या कहें यूपीए कभी नहीं हारती। यानी कि सवालों के घेरे में खुद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के करता धरता। आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के नए कैबिनेट की। क्या है नए कैबिनेट की तस्वीर? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 23वें दिन नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो ही गया। कैबिनेट 2.0, महायुति 2.0। फडणवीस सरकार में 33 मंत्रियों और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत यहां संख्या 42 हो गई। कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 1 सीट खाली रखी गई है। फडणवीस सरकार में 19 बीजेपी, 11 शिवसेना और 9 एनसीपी कोटे से मंत्री शामिल किए गए। इनमें 4 महिलाएं और 1 मुस्लिम चेहरे को जगह मिली है। कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री एनसीपी की अदिति तटकरे हैं, जिनकी उम्र 36 साल है, जबकि सबसे उम्रदराज मंत्री बीजेपी के गणेश नाइक, जो 74 साल के हैं। बीजेपी के पंकज भोयर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो पीएचडी की डिग्री रखते हैं, जबकि शिवसेना के सबसे कम भारत गोगावले सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं, जो महज 8वीं पास है। कैबिनेट में 30 से 40 साल के 2, 40 से 50 साल के 12, 50 से 60 साल के 12 और 60 साल से ज्यादा उम्र के 13 मंत्री शामिल किए गए। दावा यह है कि इसमें युवा जोश है तो अनुभवी नेतृत्व भी है। आइए अब आपको वो नाम बताते हैं पार्टियों की तरफ से जिन्होंने आज मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ली है। सबसे पहले बात बीजेपी की। चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, मंगल प्रताप लोढ़ा, गणेश नाइक, जयकुमार रावल, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, अशोक उइके, नीतीश राणे, आकाश फूंडकर, संजय सावकारे, आशीष शेलार, शिवेंद्र सिंह राजे, उसके अलावा प्रकाश आबिटकर और जयकुमार गोरे। शिवसेना की तरफ से नाम जान लीजिए। दादा भूसे, संजय राठौड़, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, संजय सिरसाट, प्रताप सरनाइक और भारत गोगावले। एनसीपी की तरफ से धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ, दत्ता भरणे, अदिति तटकरे, माणिक राव कोकाटे, नरहरी झिरवाल, मरकन जाधव पाटिल और बाबा साहेब पाटिल। राज्य मंत्री की शपथ में जो नाम सामने आए उसमें पंकज भोयर, मेघना बोर्डीकर, माधुरी मिसाल। शिवसेना की तरफ से
आशीष जायसवाल, योगेश कदम और एनसीपी की तरफ से इंद्रनील नाइक। हम परफॉर्मेंस ऑडिट ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां ये ध्यान में आएगा कि मंत्री उचित काम नहीं कर रहे, उस समय उस मंत्री का पुनर्विचार किया जाएगा। विभागों को लेकर हमारी करीब करीब सहमति बन चुकी है और इसीलिए मैंने कहा कि हम अब उसका जो बाटअप है वो अगले 2-3 दिन में कर देंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई, जब महाराष्ट्र कैबिनेट की नई तस्वीर सामने आ रही थी तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे, राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी थी कि ये शपथ सिर्फ 2.5 साल के लिए है। तो क्या 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर एक बार फिर बदलेगी?